नमस्कार। द नागरिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चाय चर्चा और चेंज। इस कार्यक्रम में हम हर रोज देश के 3 वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले हम आपसे उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं नागेंद्र प्रताप। नागेंद्र प्रताप काफ़ी, मुझे लगता है 3 साढ़े 3 दशक हो चुके पत्रकारिता में, और ढेर सारे नए जर्नलिस्टों को उन्होंने मौका दिया। पटना हिंदुस्तान में थे, हमने वहीं से पत्रकारिता शुरू की। फिर ये दिल्ली के लिए किया, लखनऊ में कई अखबारों में संपादक रहे। तो काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन चूंकि बिहार में लंबी पत्रकारिता की है, इसलिए बिहार की गहरी समझ है इनके पास। हमारे दूसरे साथी हैं अनिल सिन्हा। अनिल सिन्हा भी बिहार से हैं। मुंबई में यहाँ लंबे समय पत्रकारिता की जनसत्ता में, अभी पुणे में रहते हैं, और काफ़ी समाजवादी आंदोलन को लेकर के या देश की राजनीति को लेकर के सचेत रहते हैं। हमारे तीसरे साथी हैं हेमंत कुमार। हेमंत कुमार पटना से हैं। ये कई अखबारों में सीनियर रिपोर्टर रहे, न्यूज एडिटर रहे, संपादक भी रहे, और अभी एक अपने न्यूज चैनल के लिए काम कर रहे हैं। तो तीनों साथी हमारे, आप सब तीनों का आभार, आप पधारे, स्वागत आप तीनों का। और हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं नागेंद्र प्रताप जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा। ये जो देश में हालात चल रहे हैं, इधर तोड़ो उधर फोड़ो, पहले महाराष्ट्र में खेल चला और अभी चर्चा चल रही है कि बिहार में भी ऐसा कुछ होने वाला है। और जो जो पूरा मीडिया है, जो मेन मीडिया जिसको कहते हैं, जो बड़े बड़े चैनल हैं, वो लगातार इस बात पे काम कर रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार भी खतरे में है, उनका गढ़ भी ढह जाएगा। कभी ये आता है कि नीतीश कुमार बीजेपी से मिल जाएंगे, कभी ये खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव दबाव डाल रहे हैं कि आप जो है हटिए। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। अब जो मसला ये है कि क्या लग रहा है आपको कि क्या नीतीश कुमार टूट जाएंगे, या नीतीश कुमार इस बार जो बीजेपी का जो नरेंद्र मोदी और मोदी जी का जो जो नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह जी की जोड़ी है, या जो कहिए कि पूरे देश में जिस तरह से सत्ता का एक नंगा खेल कर रहे हैं, उसको ढाह देंगे, उसको तोड़ देंगे? कौन जीतेगा ये बाजी? संजय जी, पहले तो बधाई आपको, आपके जन्मदिन और इस नए पोर्टल, नए नए चैनल की शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और अच्छा है कि हम ये शुरुआत ऐसे समय पर हो रही जब महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक सुर्खियों में है। महाराष्ट्र तो खैर आप देख रहे हैं, बिहार की चर्चा जब नहीं चल रही है, तो बिहार के बारे में एक बात में मतलब हम सब सहमत होंगे इस बात से कि बिहार हमेशा एक ऐसी जमीन रहा है जहां से नई शुरुआत होती है, और बिहार एक तरह का टेस्ट केस भी है, और बिहार सबसे बड़ी चुनौती भी है। बिहार इस समय सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के लिए है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उनकी दाल नहीं गल पा रही है, अडवाणी की रथयात्रा से लेकर आज तक। ये बिहार ही है जिसने चीजों को संभाल रखा है, और बिहार कभी कम्युनल नहीं हुआ। शायद कारण यह है कि बिहार कभी मिजाज से कम्युनल रहा ही नहीं, बिहार में वो चीजें नहीं। तो बिहार एक चुनौती है बीजेपी के लिए। जो नई चर्चाएं हैं ये अप्रत्याशित नहीं है। ये तो हम लोग कई महीने से महसूस कर रहे हैं कि भाई बिहार में जिस तरह की स्टेबिलिटी अभी नीतीश और लालू की जोड़ी ने दी है उसको, और जो एक नई पहल नीतीश कुमार ने शुरू की है, उसमें ये होना ही था कि कुछ नई शुरुआत होती। आप याद कीजिए कि जेपी नड्डा का वो बयान जब क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के बाद, जहां से बिहार ने फिर से एक बार अपनी तेजी पकड़ी है। तो आज की तारीख में मैं खबर अभी देख रहा था कल, थोड़ा बहुत देखने को, मैं बहुत टीवी नहीं देख पाता हूँ, अब देखना चाहता भी नहीं हूँ, लेकिन वो खबरें चल रही कि लालू और तेजस्वी की मुश्किलें कम नहीं हुई। मैं बार बार मेरे मन में सवाल आता है कि जब चैनल ये खबरें चलाते हैं कि लालू तेजस्वी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, लालू तेजस्वी नीतीश की चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं, वो ये खबर क्यों नहीं चलाते हैं कि भाजपा का हमलावर रवैया हर दिन बढ़ता जा रहा है, वो नए नए तीर तलाश रहा है। इस एक लक्ष्य को भेदने के लिए उसको कितने तीर तलाशने पड़ रहे हैं। अब नया शिगुफा आया है कि
नीतीश कुमार हरिवंश जी से मिले हैं, उन दोनों की मुलाकात हुई है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार हरिवंश के, नीतीश कुमार पुराने साथी हैं, नीतीश कुमार के वो एमपी भी हैं, और उन मुलाकातों के कई संदर्भ हो सकते हैं, वो राजनीति में होता रहता है, और मुलाकातों से ही अर्थ निकाले भी जाते हैं। और वो भी, तो मुझे तो बार बार ये लगता है कि आज की तारीख में बड़ी चुनौती के रूप में बीजेपी के लिए है। वो बीजेपी का संकट ये है कि लालू, आरजेडी को वो हिला नहीं पा रहे हैं। उनका लक्ष्य, उनका टारगेट है किसी तरह जदयू को टारगेट करना, और शायद अभी ये संभव नहीं है, क्योंकि अभी नीतीश एक अलग तरह की भूमिका में है। और मुझे लगता है कि कुछ बातें भी आगे आएंगी, लेकिन इनिशिएट करने के लिए शायद इतना काफी होगा कि बिहार एक बड़ी चुनौती है अपोजिशन के लिए, विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी। तो आने वाले दिनों में कुछ नई चीजें पकेंगी, किधर जाएंगी ये देखने की जरूरत है। हेमंत जी, हम आप जी भाई साहब बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था, ये देखिए बिहार और जो बाकी राज्य हैं उसको अलग करके देखना चाहिए, कम से कम नॉर्थ इंडिया के जो बाकी राज्य हैं। बिल्कुल ठीक। जो हिंदी पट्टी है, उस हिंदी पट्टी में बिहार जो सबको अलग करता है, बिहार को जो बाकी राज्यों से अलग करता है, जो मतलब क्वालिटी या जो वहाँ का समझिए कि जो प्रकृति है, वो ये है कि लेफ्ट जो है, ये मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उसमें लेफ्ट कोई फोर्स नहीं है। और बिहार में लेफ्ट एक बड़ा फोर्स है, बड़ा फोर्स इन द सेंस कि जमीन पर तो हर कोई ऐसा ये नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, वहाँ चार ही वो वर्कर हो, सीपीआई का, सीपीएम का, सीपीआईएमएल का, और इफेक्टिव है। मतलब वो वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, रोज डे टू डे की पॉलिटिक्स है, वहाँ के जीवन में उसका रोल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बीजेपी, जो उन्होंने कहा नगेंद्र जी ना कि सेकुलर, मतलब बिहार को कम्युनलाइज नहीं कर पाई बीजेपी, वो इसके पीछे ये वजह है। और दूसरा है कि बाकी जगह जो सोशल जस्टिस की भी फोर्सेस हैं, उनका ज्यादातर कास्ट ओरिएंटेड ही रह गया। जो आइडियोलॉजिकल जो एक्सपेंशन है वो नहीं कर पाएंगे। बिहार में उसका आइडियोलॉजिकल एक्सटेंशन भी हुआ, जैसे कि मैं बाकी लोग इसका मानते हैं या ऐसा है भी कि नीतीश के जाने से बीजेपी को फायदा हुआ, बीजेपी के साथ इतने साल सरकार उन्होंने चलाई, इससे बीजेपी वहाँ मतलब उसको इस्टेब्लिश होने का मौका मिला, जितना भी है वो अभी। लेकिन उसमें एक फैक्टर ध्यान देना चाहिए कि सोशल जस्टिस का जो सोशल जिसको कहते हैं इक्वेशंस, डायनेमिक्स, जो सोशल इंजीनियरिंग कहेंगे आप, उसको नीतीश ने कभी ओवरलुक नहीं किया। उन्होंने मान लिया दल, उनको लगा कि एक सेक्शन है जो कि नीचे कम रह गया है, मतलब जो कर्पूरी ठाकुर का बचा हुआ काम था, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 करके जिस तरह से उन्होंने रखा था कि भाई जो कमजोर लोग हैं उनको अलग कैटेगरी है, उसको उन्होंने फिर एम्पावर किया। जो कहा जाता है कि वो अति पिछड़ा का जो है, या महादलित करके बनाया, तो एक तरह से सोशल इक्वेशंस, ये सारे चेंजेज और ये सारे जो इक्वेशंस हैं, जो पॉलिटिक्स के जो सोशल के मतलब सोशल लेवल पे जो था, कास्ट के लेवल पे, वो एक तरह आप देखिएगा कि वो डिफरेंट भी है, और एक आगे मैं एक तरह से प्रगतिशील मानता हूं मैं, क्योंकि उनको भी तो इनकॉर्पोरेट करना था, चाहे रूट अलग था उनको, लेकिन उनको किया नीतीश ने, ये उनका रोल बना, जो कर्पूरी ठाकुर के समय में ही ये थी। साथ में ये सोशल एक्सपेंशन का हो गया। दूसरे तरफ जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, या जो ब्रॉडर एक मतलब एक इक्वलिटेरियन, ये इगैलिटेरियन जो सोसाइटी है, उसके बारे में लोगों को तैयार करना, ये लेफ्ट वाले लोग, सीपीआई, सीपीएमएल, इसके लोग करते रहे हैं गांव के लेवल पे। उनका रिप्रेजेंटेशन भी है, अभी एक बड़ा फोर्स है इवन विधानसभा में। तो इसकी वजह से ये बीजेपी को, अगर वो जेडीयू को अगर तोड़ने का जैसे कह रहे हैं कि काम करने की में सफल भी हो जाती है, तो ये जो इक्वेशन है, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वेशन, उसको साधना उसके काम का नहीं है, क्योंकि वो मैकेनिकली ही कर सकती है। ये मान लिया कि हम पार्टी को लेकर के, जीतन राम मांझी को लेकर के एक कास्ट को जोड़ लेगी, चिराग पासवान को लेकर एक कास्ट को जोड़ लेगी, या साहनी को लेकर के
एक कास्ट को जोड़ लेगी, लेकिन इससे जो ब्रॉडर इक्वेशंस है, जो ब्रॉडर सोशल जस्टिस का फोर्सेस है, उसमें इनरोड बनाना, उसको एड्रेस करना ये आसान नहीं हुआ है। तो मेरा मानना है, मैं कहूंगा ये कि जो आइडियोलॉजिकल जो एम्पावरमेंट है पीपुल का, बिहार में गरीबी रह गई, आर्थिक एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं सशक्तिकरण नहीं हो पाया, लेकिन उनका आइडियोलॉजिकल सशक्तिकरण जरूर किया, चाहे लालू हो, चाहे नीतीश हो या लेफ्ट हो। तो ये भूलना नहीं चाहिए। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा वही है, उसको वो हरवंश जी को मान लिया कि अपनी तरफ कर ले, आरसीपी को अपनी तरफ कर ले, या मान लिया कि हो सकता है कि जेडीयू का कुछ आदमी चला भी जाए, इससे वो इक्वेशन जो है उसको वो नहीं डैमेज कर सकते। ये एक बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वैचारिक जो जो सशक्तिकरण हुआ है, आइडियोलॉजिकल सशक्तिकरण जो हुआ है, उसका बड़ा असर है। और हेमंत जी, ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें आपकी बारी नहीं आएगी, आप उसमें जहां आपको लगेगा आप एंटर कर दीजिएगा। जैसे हम लोग चाय के नुक्कड़ पे, दुकान पे कैसे चाय पीते हुए बात करते हैं, हम उस तरीके की चर्चा करना चाहते हैं, है ना? तो जहां आपको लगेगा इंटरफेयर कर लीजिएगा। तो मैं आपसे, लेकिन मैं आपसे सवाल कर ही लेता हूँ, फिर आप इंटरफेयर कर लेंगे सब हम लोग। कि अभी जो भाई साहब बोल रहे थे कि जो आइडियोलॉजिकल जो पिछले, मैं तो बोलूँ पिछले 30 सालों में जो हुआ है बिहार में, एक सामाजिक समीकरण बना है, या कहिए जातीय समीकरण बना है, या आइडियोलॉजिकल समीकरण बना है, एक जो राजनीतिक चेतना आई है बिहार में, जड़ मतलब जमीनी लेवल तक, जिसमें एमएल का भी रोल है, उसमें लालू प्रसाद यादव का भी रोल है, नीतीश कुमार का भी रोल है, कांग्रेस का भी रोल रहा होगा। तो आप जो है हेमंत भाई, अभी किस तरीके से देख रहे हैं, और अभी ताजा हालात बिहार के क्या हैं? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाएंगे, या नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, या लालू प्रसाद यादव कहीं कुछ और कर जाएंगे? क्या लग रहा है? क्योंकि मीडिया में तो कई तरीके के कयास लग रहे हैं, और लग रहा है कि जैसे बीजेपी या नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह जी का जो जो ग्रुप है, ये जिस तरह से पूरे विपक्ष को तहस नहस करने में लगे हुए हैं लोग, तो बिहार में भी, चूंकि बिहार में विपक्षी एका की शुरुआत वहीं से मानी जा रही है, वहीं पहला अभी अधिवेशन हुआ या कहिए मीटिंग हुई, तो नीतीश कुमार उसके बड़ा चेहरा है। तो ऐसा लग रहा है कि जिससे शरद पवार जी को भी तोड़ दिया, तो कल नीतीश कुमार जी को भी तोड़ देगा, तो विपक्षी जो एकता की बात की जा रही है वो लगभग खत्म हो जाएगी। क्या आपको लग रहा है वहां हालात क्या है? जो अफवाह फैल रही है, या वो सच है जो टीवी पे आ रहा है? धनंजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि थोड़ा सा और क्लोज ले लीजिए, आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा और क्लोज लीजिए। जी, अब आवाज जा रही है? ठीक, हाँ अभी ठीक है। ठीक। तो सबसे पहले तो मैं आपको धनंजय जी धन्यवाद देता हूं कि आपके इस कार्यक्रम के बहाने नागेंद्र सर और अनिल सर के साथ मुझे बातचीत करने का अवसर मिला। नागेंद्र सर जब यहाँ हिंदुस्तान में थे तो उस समय मैं आज अखबार में था, और शायद ये जब जा रहे थे तो शायद मैं हिंदुस्तान में सुकांत जी के साथ चला गया था मुजफ्फरपुर। तो खैर, तो ये एक अच्छा अवसर है कि आप सबसे मुलाकात हमारी हो रही है, और आप जो अभी जो चर्चा कर रहे हैं, तो ये एक सुखद संयोग है कि आज राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस भी है, और मैं उसी कार्यक्रम से अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। वहाँ लालू प्रसाद जी आए हुए थे, और वहाँ उन्होंने जो कुछ कहा वो आपके इस पूरी स्टोरी के की एक पृष्ठभूमि थोड़ा सा और नजदीक रखिए, आपकी आवाज स्लो हो जाती है। जी, तो लालू जी ने जो कुछ कहा स्थापना दिवस के अवसर पर, तो वो आपकी इस चर्चा में एक तरह से अच्छा योगदान उसके जरिए मैं करना चाहता हूं। मैं वहां था, तो ये जो चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश जी फिर से बदल जाएंगे, हरिवंश जी की मुलाकात का क्या राजनीतिक मायने है, तो उसकी पृष्ठभूमि मैं ये बताना चाहता हूं कि लालू जी अभी दो जगह वो सार्वजनिक मंच पर अभी आए हैं। एक तो नीतीश कुमार पर जो किताब लिखी गई, जो उनके मित्र उदय कांत जी ने जो किताब लिखी है, दोस्तों की नज़र से नीतीश कुमार, अंतरंग दोस्तों की नज़र से नीतीश कुमार, तो उस किताब के विमोचन के मौके पर लालू जी वहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने विमोचन के दौरान जो बातें कही, उससे भी ये स्पष्ट है कि अब जो बॉन्डिंग है नीतीश कुमार में और लालू यादव में और आरजेडी और जेडीयू में, वो थोड़ा आगे बढ़ गई हुई है, उसमें अब उस तरह की बात नहीं है। और आज जो लालू जी ने जो बात कही, उस दिन भी उन्होंने निशाने पर लिया था नरेंद्र मोदी को, और आज भी उनकी बात की शुरुआत यहीं से हुई। उन्होंने कहा कि उखाड़ कर फेंक देंगे समझ लो नरेंद्र मोदी, ये पहला उनका वाक्य था। और हम केस से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने नीचे से कनेक्ट किया कि देहात में पहले गरीबों को ऐसे ही डराया जाता था,
कि ज्यादा बोलवा, भोजपुरी में वो बोल रहे थे कि ज्यादा बोलवा तो केस कर देव, हाई कोर्ट तक पहुंचा देव। तो वो लोग नहीं डरे, उन लोगों ने डराने वालों से वो लड़े और लड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम अब डरने वाले नहीं है केस और मुकदमा से। तो जो चार्जशीट हुआ है लैंड फॉर जॉब स्कैम में, उसके बाद लालू जी ये पहली बार आज सार्वजनिक मंच पर थे और उन्होंने एक तरह से वो शो किया कि अब नरेंद्र मोदी से वो सीधे सीधे भिड़ने के लिए तैयार है। केस मुकदमा से उनको कोई डर नहीं है, अब उस पीछे लौट कर नहीं देखने वाले हैं। और उन्होंने लोगों से आह्वान किया, अपने लोगों से, कि आप अब गांव में जाइए, क्योंकि गांव में उनके लोग, बीजेपी और आरएसएस के लोग कान फूक रहे होंगे लोगों का, और कान फुकवा लोगों का जवाब देने के लिए आप लोगों को गांव गांव में जाना चाहिए, वहां उतरना चाहिए। उन्होंने महंगाई की भी चर्चा की, कहा कि महंगाई ऐसी है कि आप लोग सब्जी खरीदने के लिए बाजार में जा रहे हैं और सब्जी देख करके मन ललचता है, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं है तो लोग खरीद नहीं पाते हैं और लौट करके घर चले आते हैं। मैं तो खरीदने नहीं जाता हूं, लेकिन मेरे यहाँ जो खरीद करके लाता है उससे पूछता हूं कि कैसे लाए हो, तो बताता है कि भिंडी 60 रुपए किलो लाया हूं। तो उन्होंने महंगाई की भी चर्चा की, उन्होंने गरीबों से भी अपने आप को कनेक्ट किया और ये भी कहा कि हम डरने वाले नहीं है, आप केस करते रहिए, अब हम पीछे लौट करके नहीं, न लड़ेंगे, न डरेंगे, न झुकेंगे। तो दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जो अपने पार्टी के निर्माण से की भी बात कही और उसके साथ भी जोड़ा कि जिस समय हम ये पार्टी क्यों हमने बनाई। उन्होंने कहा कि हम जब हमको केस में फंसाया गया तो मुझे एहसास हुआ कि हमको जलील करने के लिए ये सब किया जा रहा है। केस मुकदमा कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मकसद ये था कि जलील करना है। और हमने अपने साथियों को बुलाया और दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई और बिहार भवन में यह पार्टी बनी। और रामकृष्ण हेगड़े की चर्चा उन्होंने की कि मैंने उनसे फोन पर पूछा कि पार्टी का क्या नाम होगा, तो उन्होंने ही सुझाया था और उनके सुझाव पर ही इस पार्टी का नाम पड़ा। तो पूरे बिहार में जो नीतीश कुमार के साथ जो पावर है जिनकी, वो लालू यादव की है। और लालू यादव मुझे लगता है कि अब पीछे मुड़कर देखने की स्थिति में नहीं है, वो हेड ऑन करने की स्थिति में है, वो लड़ने की स्थिति में है। जो उनकी बात से लग रहा है, भले वो बीमारी से भी उभरे हैं लेकिन अभी भी कमजोर हैं, लेकिन लालू यादव की जो पावर है वो नीतीश कुमार के साथ है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार उस फेज से अब बाहर चले गए हैं, वो लौटने वाला फेज अब नहीं है। वह इसलिए है कि जो वहां पर जो कमजोर कड़ी थी, उस कमजोर कड़ी को निकाल कर वो फेंक चुके हैं। जो पिछले बार जो प्रयोग हो रहा था बिहार में, जो ऑपरेशन लोटस जो दोहराने की कोशिश हो रही थी, उसके तहत आरसीपी सिंह को लगाया गया था जेडीयू को तोड़ने के लिए। और आरसीपी सिंह को जो राज्यसभा नहीं भेजा गया तीसरी बार, उसके पीछे यह बड़ा कारण था। और आरसीपी सिंह से मुंह फेरते हुए भी मैंने नीतीश कुमार को देखा। जिस शादी समारोह में वो आए थे और उनको बगल में बैठने की भी उन्होंने जगह नहीं दी, और जब दूसरी कुर्सी पर बैठे तो उनकी ओर उन्होंने देखा तक नहीं था। ये इतना डिस्टेंस वो मेंटेन कर रहे थे। और उसके बाद तो उनका सफाया हो गया। और बाद में ये साबित भी हो गया कि वो बीजेपी के लिए ही काम कर रहे थे, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो बीजेपी में चले गए आरसीपी। तो नीतीश कुमार उस फेज से बाहर निकल गए हुए हैं। और हरिवंश जी की से उनकी मुलाकात जो है, तो हरिवंश जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है पटना में, मैं बात खबर में था। तो हरिवंश जी को जितना मैं जानता हूं, ये सही बात है कि हरिवंश जी आरजेडी और जेडीयू का जो अलायंस है, उस अलायंस में बहुत सहज रहने वाले व्यक्ति नहीं है। ये मैं साफ कर देना चाहता हूं, इस बात को स्पष्ट कर लीजिए कि उस अलायंस में वो बहुत सहज रहने वाले व्यक्ति नहीं है। उनका झुकाव जो है, भले वो सोशलिस्ट बैकग्राउंड के हैं, लेकिन उनका झुकाव बीजेपी की ओर, आरएसएस की ओर रहा है। ये मुझे मानने में, कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आज की तारीख में हरिवंश जी की मुलाकात इसलिए हुई कि जो हरिवंश जी सांसदों की के साथ जो 1-to-1 मीटिंग हो रही थी नीतीश कुमार की, उस मीटिंग में नहीं आए थे। और मेरे सहित तमाम लोगों ने, चाहे वो सोशल मीडिया हो, यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, या और कोई भी, या मेनस्ट्रीम अखबार हो, सब लोगों ने इसको खबर बनाया कि हरिवंश जी के न आने की खबर सब अखबारों में छपी, सब जगह छपी। तो ये जो चर्चा में आया, तो उसके बाद एक तरह से कंपल्सन था हरिवंश जी के लिए कि इसको, ये जो भ्रम की स्थिति जो फैली थी उसको साफ करने के लिए
उनको आना पड़ा नीतीश जी से मिलने के लिए, क्योंकि जो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उस दौरान वहाँ हरिवंश जी की मौजूदगी को लेकर के जेडीयू के भीतर से ही आलोचना हो रही थी कि जब गैर बीजेपी विपक्षी दलों ने उसका बहिष्कार कर रखा है, वहां नहीं जाना है, तो हरिवंश जी तो पहले सांसद हैं जेडीयू के, उसके बाद वो उपसभापति हैं, तो उनको नहीं जाना चाहिए था इसमें। तो ये सब बातें हैं। और उस समय वो हरिवंश जी वहाँ जब टिके रह गए जेडीयू के पलटने के बाद, जब गठबंधन टूटा बिहार में पिछले साल अगस्त में, तो उस दौरान भी ये चर्चा थी कि हरिवंश जी को वहाँ उपसभापति की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन वो एक टैक्टिकल ये इसके तहत हमको लगता है कि वहां पर है, क्योंकि एक तो जब ये किसान बिल के दौरान उनकी काफी आलोचना हुई थी, उसको जिस तरीके से उन्होंने पास करवाया था राज्यसभा से, तो उस बात को लेकर के भी आलोचना हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि एक टैक्टिकली उनको नीतीश कुमार ने छेड़छाड़ नहीं किया, उनको छोड़ दिया। लेकिन नीतीश कुमार को हेमंत जी मैं ओवर करेंगे। हेमंत जी मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ जी, इंटरफेयर इसलिए कर रहा हूँ कि वो तो ठीक है। अब ये अगर कहा जाए, आपके पास फिर आते हैं, ये कहा जाए कि जो नीतीश कुमार और लालू यादव की जो एकता है वो पूरी मजबूत है, ये बिखरने वाली नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं, है ना? उसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं आ रहा था कि इस बार जो है वो उसमें उस बॉन्डिंग में एक जो मजबूत ताकत जुड़ी हुई है, वह भले ही दिखने में छोटी लगती है लेकिन उसका असर काफी है, वो है सीपीआईएमएल। आप देखिए कि अभी सीपीआईएमएल के लोगों की मुलाकात हुई थी लालू यादव से, मुझे लगता है शायद एक सप्ताह अभी नहीं हुआ है, और उस दौरान उन लोगों ने उनसे बातचीत की थी, और वो बातचीत हुई थी 23 जून को जो मीटिंग हुई थी यहाँ विपक्षी दलों की, उसके बाद वो मीटिंग हुई थी वहाँ लालू यादव के साथ। तो ये सीपीआईएमएल का एक प्रेशर भी है, इन लोगों के पीछे एक ताकत भी है जो इनको ये किसी भी स्थिति में पीछे हटने देने को हटने देने के लिए ये मौका नहीं देगा। हालांकि ऐसा कोई मौका आने वाला, मैंने कहा कि वो फेज निकल गया हुआ है, हमेशा इतिहास दोहराता ही नहीं है बल्कि इतिहास आगे भी बढ़ता है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का ये फेज नहीं है। रही बात जो अनिल सर ने कहा कि जो यहाँ पूरा जो सोशल इक्वेशन है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसमें निश्चित रूप से जो एक ये तबका जो है जो और ये नागेंद्र सर ने कहा कि बिहार का कम्युनलाइजेशन नहीं हो पाया पूरी तरह, बीजेपी के लाख चाहने के बावजूद, इतने दिनों तक नीतीश जी के साथ सत्ता में रहने के बावजूद 15-17 सालों तक। तो उसके पीछे ये है कि यहाँ एक लड़ने वाली ताकत भी है जो ग्राउंड पर लड़ रही है और इन चीजों को लेकर के लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित और जागरूक कर रही है। तो वो जो एक बैकग्राउंड है वो निश्चित रूप से ये इसको ताकत देता है बिहार को। और बिहार बीजेपी के लिए एक टेस्ट केस है, क्योंकि बीजेपी कितना भी कह ले कि हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी आज जहां तक पहुंची है वो नीतीश जी की वजह से ही पहुंची है और नीतीश जी की ताकत से ही वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये एक बड़ी वजह है कि जो बीजेपी चाहती है कि हम अपने बलबूते यहाँ पर सरकार बनाए, या उसके पहले विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर जो लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा चुनाव में हम अधिक से अधिक सीटें यहाँ से जीते। लेकिन ये तय है कि जो 2015 में जो हुआ, आप देखेंगे 2014 में जब ये लोग अलग अलग लड़े तो वोटों का डिवीजन हुआ और नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार भी साफ हुए, बाकी लोग भी साफ हो गए। लेकिन 15 आते आते जैसे ही लालू और नीतीश कुमार में गठबंधन हुआ, बीजेपी कहाँ चली गई सबने देखा उसको विधानसभा चुनाव में। तो ये जो अभी जो गठजोड़ बना हुआ है, आप वोट परसेंटेज के लिहाज से भी देखेंगे तो वो बीजेपी पर भारी है, और सोशल इक्वेशन के लिहाज से भी देखेंगे तो उसकी अपील ज्यादा है। सीपीआईएमएल के लोग अगर साथ में हैं, लेफ्ट के लोग अगर साथ में हैं, सीपीआई सीपीएम के लोग अगर साथ में हैं, तो उसकी मास अपील ज्यादा है और ये बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक रूप से ज्यादा भारी साबित हो रहा है। जी हेमंत भाई, फिर आते हैं आपके पास। नागेंद्र भाई साहब, अब जो ये कह रहे हैं सीपीआई-एमएल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी भूमिका, वामपंथियों की अपनी भूमिका है, लेकिन जो समाजवादी लोग थे उन्होंने ही चाहे वो लोहिया हो, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे वो नीतीश कुमार, इन्हीं लोगों के कंधे पे चढ़ कर के बीजेपी यहाँ तक पहुंची या संघ यहाँ तक पहुंचा कि सत्ता में आज जो है अपना खेल कर रहा है। तो क्या ये जो वामपंथी दलों के रोकने की बात कर रहे हैं कि वो बड़ा काम किया है, या समाजवादी खुद ही इतने मजबूत हो गए हैं, या उनको एहसास हो गया है कि हमने जिसको बड़ा किया
वो अब जो है देश के सेकुलर ढांचे को बर्बाद करने पे तुल गया है। तो हमको इसके खिलाफ लड़ना है, और बिहार वो खिलाफ लड़ने वाला समाजवादी जो चेहरा है उसको और मजबूत कर रहा है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, धनंजय, जो हेमंत कह रहे हैं और जो अनिल भी कह रहे थे, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वामपंथ की बहुत उर्वर जमीन रही है बिहार। और आज की तारीख में पूरे देश में सिनेरियो बदल जाने के बावजूद अगर बिहार में माले जैसी फोर्स इतनी प्रभावी है तो इसके कुछ मायने तो होंगे, और ये बड़ा मतलब है। दूसरी बात, मैं ये मानता हूं हेमंत की बात से, तो हेमंत कह रहे थे कि बीजेपी अगर मजबूत हुई है तो वो कहीं ना कहीं जरिया बने। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री, बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी मजबूत हुई, लेकिन बीजेपी को कभी भी नीतीश कुमार ने छुट्टा सांड नहीं बनने दिया। नीतीश की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि बीजेपी की सत्ता के बावजूद वो फोर्सेज कभी हावी नहीं हो पाई या कभी आगे नहीं बढ़ पाई जो बिहार के नब्ज को खराब करने वाली थी, या कह लीजिए सीधे सीधे वो कम्युनल फोर्सेज। नहीं तो अभी जो हाल में जो रामनवमी में जो दंगा शुरू हुआ था वो वहीं पर ना खत्म हो जाता। वो उसकी उसकी ये बिल्कुल सच है कि पिछले कुछ सालों में संघ ने बहुत निचले स्तर पर वहां काम किया है, निचले स्तर पे एक्टिव है, सारा कुछ है। इसके बावजूद जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये चुनौती बनी हुई है, अगर बिहार में बीजेपी और संघ अगर बड़ा कुछ नहीं खेल कर पा रहा है तो उसमें समाजवाद और ये वामपंथ दोनों की बराबर की भूमिका है। इसको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जिस समाजवाद की जमीन पर आज नीतीश और लालू लड़ रहे हैं और जिस वामपंथ की जमीन को माले आगे बढ़ा रहा है, उसी प्रदेश में सीपीएम और सीपीआई की बहुत मजबूत रहने वाली स्थितियां, बहुत मजबूती को खत्म भी हुआ और माले जैसी फोर्स आगे बढ़ी। तो ये कहीं ना कहीं बिहार का मौलिक सोच है, मौलिक जिसे कहते हैं इसकी पल्स में है वो। और तो मैं बार बार एक चीज ये कहता हूं ना कि बीजेपी ने या अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने जिन डिवाइसेज का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में किया, जिन डिवाइसेज का इस्तेमाल महाराष्ट्र में अभी किया, वो टूल्स एंड वो डिवाइसेज हर जगह फिट हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि वो रिंच या वो पाना हर जगह काम नहीं करता है। बंगाल में फेल हुआ, बिहार में फेल हुआ, तो बिहार में इतना आसान नहीं है। और आज की तारीख में भी तमाम चर्चाओं के बावजूद मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि नीतीश कुमार अब कुछ वो खेल करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जिसमें चीजें पलट जाएंगी। अब वो दौर वो हेमंत ठीक कर रहे हैं वो खत्म हो चुका है, बहुत पीछे जा चुका है। अब चीजें बहुत आगे की हैं। और आरजेडी तो हेड ऑन करने की मुद्रा में हमेशा रही है। मतलब सीधे से करना चाहिए, लालू यादव आडवाणी की रथयात्रा से लेके आज तक वो हेड ऑन ही कर रहे हैं, उस हेड ऑन का खामियाजा भी भुगत रहे हैं वो। तो आज और सबसे बड़ी बात, मैं कभी इस बात को अंडरलाइन जरूर करना चाहूंगा कि यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स को जब मैं देखता हूं तो तेजस्वी मुझे ज्यादा प्रभावी, ज्यादा सक्रिय और ज्यादा स्टैंड लेने वाला दिखता है बनस्पत यूपी के अखिलेश में। अदरवाइज जो जमीन यूपी में मिली थी वही जमीन बिहार की भी थी, लेकिन बिहार में यूपी सब उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं। आज की तारीख में बिहार हमें अभी भी उम्मीद दे रहा है कि बिहार में कुछ नया ऐसा होगा कि चीजें कुछ बदलेगी। एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ अखिलेश जी, ये धनंजय जी की यहाँ लालू यादव जो जिन चीजों को बहुत माइन्यूटली उठा रहे हैं, जैसे कि पुस्तक विमोचन के दौरान उन्होंने जो बात कही थी कि नरेंद्र मोदी, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी से बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है जो, और उन्होंने दो लोगों के भाषण का जिक्र किया, उसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों का। नरेंद्र मोदी ने जो भोपाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के दौरान जो कहा था, और अमित शाह ने जो यहाँ बिहार में लखीसराय में जो बात कही थी कि ये लोग जो है, जो 20 लोग का गठबंधन जो हुआ है, ये 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज हैं, और उसमें 70,000 करोड़ की चर्चा महाराष्ट्र की हुई थी अजित पवार के बारे में। तो लालू यादव ने बहुत माइन्यूटली इस बात को उठाया कि भ्रष्टाचार इनके लिए अब कोई सवाल नहीं रह गया है।
क्योंकि उन्होंने कहा कि जिसकी चर्चा 4 दिन पहले आप कर रहे थे, 70,000 करोड़ बार बार आप दोहरा रहे थे, उसी व्यक्ति को 4 दिन के बाद आप ला करके अपनी अपनी सरकार में शामिल करते हैं, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। अब ये सवाल उससे थोड़ा आगे चला गया हुआ है कि अब यह जो भ्रष्टाचार का मामला है, यह सिर्फ दलों का नहीं और व्यक्तियों का नहीं रह गया हुआ है। अब ये लगता है कि ये सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि जो विरोध की आवाजें हैं, जो असहमत लोग हैं, चाहे पार्टी हो, चाहे दल हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्वतंत्र समूह हो, उसको चुप कराना है। और उसको चुप कराने के लिए आपके पास हथियार क्या है? वो केंद्रीय एजेंसियां हैं जो आपके नियंत्रण में काम कर रही हैं। इसलिए यह भ्रष्टाचार का सवाल जो है वो अब पीछे चला गया हुआ। अब ये हो गया हुआ कि जनता का सवाल है कि सबको दबाना है। और जो नागेंद्र सर ने कहा कि जेपी नड्डा जी ने जो कहा था कि अब बीजेपी ही रह जाएगी, सारे छोटे दल जो है समाप्त हो जाएंगे, तो ये कोई चुटकुला वो नहीं कह रहे थे, बल्कि जो उनकी पूरी वैचारिकी है उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बात को रेखांकित कर रहे थे। और इसको बिहार ने बहुत माइन्यूटली पकड़ा, लालू यादव ने भी पकड़ा, माले ने भी पकड़ा और नीतीश कुमार ने ही पकड़ा। और सीपीआईएमएल के महासचिव ने तो कहा उनके भाषण के जस्ट बाद कि देखिए ये जो कह रहे हैं, ये अगर इस बार अगर ये जीत करके आ जाते हैं तो देश में चुनाव खत्म नहीं होगा, देश में आगे कोई चुनाव नहीं होगा और इस देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली ये लेकर के आएंगे, यहाँ ये संसदीय व्यवस्था जो है ये खत्म हो जाएगी। ये उस समय ये कहा गया था। तो ये जो मामला है भ्रष्टाचार वाला, इसको हमको लगता है कि ये एक इशू भी बनने जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार सिर्फ इसलिए नाम लेते हैं ताकि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, और जो डर जाए उसको मिला लिया जाए अपने साथ, उसको झुका करके अपने साथ ले आया जाए। बाकी लोग तो इसी तरह ये साफ करना चाहते हैं सामने वाले लोगों को जो नहीं। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ हेमंत जी, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ और उस पर फिर आप भी बोलिएगा और अनिल भाई साहब भी बोलेंगे, नागेंद्र जी बोलेंगे। मुझे जो लग रहा है कि पिछले 30-32 वर्षों में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव का ये रोल माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने गरीब गुरबों को, कमजोर जातियों को, कमजोर लोगों को बोलने का साहस दिया, एक उनको कहा कि तुम भी बोलो, उनके स्वाभिमान को खड़ा किया। और फिर नीतीश कुमार जब आए तो नीतीश कुमार ने उसको एक ऐसा आचरण दिया, एक ऐसा कैरेक्टर दिया कि भैया आपको अब विकास खाली बोलना नहीं है, आपको विकास में साथ चलना है। इसलिए जो उन्होंने एक सामाजिक समीकरण बनाया, दलित महादलित बनाया या और दूसरी जातियों के बीच, बहुजन के बीच एक कोलैबोरेशन किया कि भाई किसी जाति विशेष का कब्जा राजनीति पे न रहे, सब मिलकर के एक करें, इस तरह का माहौल बनाया उन्होंने। तो ये जो समाजवादी विचारधारा है, खास करके अनिल भाई साहब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो समाजवादी विचारधारा है और जिसको लोहिया जी लेकर के चले, और फिर बिहार में चाहे बाबू जगदेव बाबू की बात हो या कर्पूरी ठाकुर की बात हो, कहीं ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबू जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर और उनके ऊपर जो आप देखते हैं लोहिया जी को, तो उनके प्रतिनिधित्व के तौर पे अब मजबूत प्रतिनिधि के तौर पे ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार खड़े हैं। और दोनों मुझे लगता है कि उस रूप में निडर आज ये दोनों हैं, तो इस वजह से निडर हैं कि उनके पास वो वैचारिक ऊर्जा आ गई है और उनको लग रहा है कि उनके जो समाज के लोग हैं, जो बिहार में जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। इस वजह से आज जो है सामंतवादी शक्तियां हो, चाहे जो ये हिंदूवादी शक्तियां हो या किसी सांप्रदायिक शक्तियां हो, उसके सामने ये नहीं झुक पा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा कि बिहार का केस मैंने पहले भी कहा कि ये अलग है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जो बंगाल में पहले साथ, बंगाल जो 1912 में अलग हुआ, तो जो 100 साल से ज्यादा का समझिए कि 1757 में वो आ गए थे ब्रिटिश अंग्रेज, और उसके बाद से जो सामंतवाद, जिसको जमींदारी सिस्टम, सामंतवाद का जो पुराना मतलब इतिहास वगैरह में जाएंगे तो वो अलग है, उससे अलग ये जो जमींदारी सिस्टम है वो डिफरेंट, ये कॉलोनियल पीरियड का उपनिवेशवादी था। तो उसने जो जाति और इनके जो बीच का जो शोषण का जो ट्रेडिशनल था उसको और बहुत गहरा बना दिया। जमींदारी बहुत ही खतरनाक किस्म की, मतलब जो शोषणकारी व्यवस्था में पूरे वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो स्लेवरी के बाद जो है सबसे बड़ा जो अत्याचार और शोषण का जो सिस्टम है वो जमींदारी थी। तो बिहार को और दूसरा है क्या कि एक बात लोग भूल जाते हैं इतिहास को। बिहार जो है, जो आप बहुजन जिसको आप कह रहे हैं, बिहार
करीब करीब 200 से ज्यादा ऐसा प्रोडक्ट पैदा करता था, जिसमें कि लोहा मतलब आयरन प्रोडक्शन से लेकर के नमक बनाने तक का, ये क्या कहते हैं, बहुत सारा है, जिसमें कि सोरा बनाने का बहुत डेवलप था। जो अंग्रेजों के आने के पहले जो जो छोटी छोटी जातियां बिहार में आप देख रहे हैं, वो सारी जातियां कामगार जातियां थी ज्यादातर। वो जैसे चमार है या ये भी, तो ये सारी जो जातियां चर्मकार हैं, फिर नदियों के कारण सहनी जिसको आप अभी कह रहे हैं, मछुआरों का, उनका एक बड़ा समूह है, अलग अलग जातियां हैं। बुनकरों का एक बड़ा समूह था, जिसमें हमारे यहाँ तो कम से कम बुनकर से, मतलब बुनकरी से संबंधित 5 जातियां 10 जातियां तो मैं अपने गांव के बारे में जानता हूँ, जिसको अलग अलग ततमा, तांती, कई तरह के हैं। तो ये जो सब जातियां थी, वो जमींदारी में सबसे ज्यादा उनका शोषण हुआ, और एक तो एक तरफ उनका रोजगार भी गया, और ये व्यवस्था ऐसी थी कि उन पर हर तरह का अत्याचार होता, उसके खिलाफ भी लड़ना पड़ा। उसका एक बड़ा इतिहास है, किसान आंदोलन का इतिहास है। बाद में ये भूलना नहीं चाहिए कि बहुजन आंदोलन जो है, उसको सिर्फ जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर नहीं समझना चाहिए। नक्सलाइट जो नक्सलवादी, मतलब नक्सलवादी आंदोलन है, उसने जो एम्पावरमेंट के लिए लड़ा, और भोजपुर में या बाकी इलाकों में जमींदारी के खिलाफ एक एक संघर्ष में कितने लोग गए, उसमें जाति के हिसाब से भी बड़ा नहीं काम गए था। वो। उसमें, हाँ, उसमें सवर्ण नेतृत्व समझे कि बड़ी भूमिका में थे, और वो लोग सब मारे गए। उनकी बड़ी एक लंबी लिस्ट है जो शहीद हुए, जिसमें से कुछ लोग को व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूँ, जो किसके लिए लड़ रहे थे। भूमिहीन मजदूर, दलित, अति पिछड़ी जाति के लोग थे, या इवन मिडिल कास्ट के भी जो थे, उन लोग, जहाँ उनका संघर्ष, आप आरा, जहानाबाद, ये सारा संघर्ष क्या है, वो जो है दलित, मतलब दोनों संघर्ष है। वो आर्थिक भी है, सामाजिक भी संघर्ष है। इज्जत और रोटी दोनों के लिए वो लड़ रहे थे, तो वो उनका भी योगदान समझ। ये पूरा परिदृश्य अगर आप देखेंगे, तो ये इस वैचारिक विरासत को ये लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और एमएल उनको डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी भी उनका वही आधार है। तो ये इस सिनेरियो को मैंने पहले ही कहा, इससे लड़ना बीजेपी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि बाकी जगह वो क्या है कि पावर पॉलिटिक्स और जो भागीदारी वाला कहते हैं, वहीं तक सीमित है। जैसे कि बोल रहे थे ना कि अखिलेश क्यों कम कम, मतलब जो तेज उनमें दिखाई देता है, तेजस्वी में, वो तेज उनमें क्यों नहीं दिखाई देता है? इसीलिए कि जो वैचारिक विरासत है तेजस्वी की, और जो बिहार की जो जमीन है, वो उसका नेतृत्व ऐसा ही आदमी कर सकता है। अखिलेश में वो है नहीं उनके पीछे, वो बड़ा बैकग्राउंड, वो भागीदारी वाला बैकग्राउंड है। कांसीराम का हो, या इनका हो, क्या मायावती हो, या समाजवादी आंदोलन हो, ये यहाँ वो नहीं है, ये उससे बड़ा संघर्ष है। इसीलिए ये जो ताकत दिखाई देती है, वो उसकी ताकत है। लालू और नीतीश निश्चित तौर पर अभी उस जो फोर्स है, उसको इलेक्टोरल ये में, मतलब पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या लग रहा है नागेंद्र भाई, क्या ये बिहार में बीजेपी की दाल गलनी मुश्किल लग रही है आपको? जितना आसानी से यूपी में गला ले रहे हैं, बिहार में मुझे नहीं, नहीं लग रहा। यूपी तो खैर बहुत दूर की बात है। यूपी बनना तो बहुत दूर की बात है। उसको वो देखिए, बिहार में इतना आसान नहीं है। बिहार में आसान सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहां बैरियर्स बहुत हैं, वहां चेक पॉइंट्स बहुत हैं। वहां माले जैसा चेक पॉइंट पूरे बिहार के हर जिले में, हर गांव में पहुंचा हुआ है। ये इतनी बड़ी फोर्स है जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं है। वो अपने आप में एक ऐसी फोर्स है जो 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 इसको कट टू साइज कर देती है। बीजेपी अपने दम पर कुछ करने की स्थिति में नहीं है। उसको आज भी ये बैठक चाहिए ही होगी, लेकिन बीजेपी इस बार एडमेंट इस बात पर है कि अपने बूते कुछ कर सकें। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ऐसी स्थिति में है कि अपने बूते कुछ कर सके। और अलायंस में मुझे जो पार्टनर्स उसके हैं, उसमें इतनी मजबूती नहीं है। मुझे तो इस बात को भी, मतलब खबर तो इस बात की भी है, इस पे पता करने की जरूरत भी है। पता नहीं, मतलब आगे आने वाले दिनों में क्या आएगा। हेमंत शायद जानते हो इस बात को
कि एलजेपी कहाँ रहेगा ये देखने की जरूरत है, या एलजेपी वाले कहाँ रहेंगे। एलजेपी कहीं रहे, एलजेपी के अंदर के लोग कहाँ चले जाएंगे, ये भी समझने की जरूरत है कि बिहार में अब ये भी एक दांव चला जा सकता है। सारे दांव अमित शाह और मोदी के खाते में होंगे, जरूरी नहीं है। नीतीश कुमार के दांव भी तो कोई समझ ही नहीं पाता है, हो सकता है कोई तीसरा दांव। और नीतीश और लालू जिस मजबूती से खड़े हैं, लालू जिस तरह से आक्रामक है इस समय, लालू प्रसाद जी जिस तरह आक्रामक है, जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस तरह बात कर रहे हैं, जिस तरह से माले उनके साथ खड़ी है, जिस तरह से कांग्रेस का भी उनको फॉलो कर रही है, ये सारी स्थितियां ये बता रही हैं कि बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है और चीजें काफी टफ होने जा रही है, एटलीस्ट बिहार में। हेमंत भाई हमारा समय खत्म हो रहा है, तो 1 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए, कंक्लूड कर। हाँ, एक बस जल्दी खत्म कर रहे हैं कि आज लालू यादव जब अपना भाषण समाप्त कर रहे थे तो उन्होंने उसमें कहा कि रामविलास जी को उन्होंने याद किया और कहा कि आज रामविलास भाई की जयंती है और वो दलितों के सब बहुत बड़े नेता थे यहाँ, और उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्पेशली वो इसका जिक्र कर रहे थे, तो वो जो चिराग पासवान का भी जो बयान आया है कि जब तक सीट शेयरिंग का फार्मूला क्लियर नहीं हो जाएगा हम गठबंधन के बारे में अभी कुछ नहीं बोलेंगे, तो वो उन्होंने अपना पत्ता अभी खोला नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी रहे हैं। आज जो सर कह रहे थे बैसाखी की बात, तो बीजेपी के पास आज की तारीख में कोई बैसाखी नहीं है। वो एक्चुअली बीजेपी लंगड़ी स्थिति में यहाँ पर खड़ी है, और क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 45 सीट लाने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मजबूरी नहीं आती। आज की तारीख में बीजेपी के पास पूरे बिहार में कोई फेस नहीं है जिसको मुख्यमंत्री के रूप में वो प्रोजेक्ट करे। वो जो सवाल कर रहे हैं कि दूल्हा कहाँ है, जो नीतीश कुमार के सामने जो विपक्ष की बैठक हुई थी उसके दौरान, और आज भी करते हैं, लेकिन संकट इनके यहाँ है कि इनके यहाँ कोई फेस नहीं है। वो उस समय भी मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में नहीं थे जब ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरे थे 2020 में, और आज की तारीख में भी ये प्रयोग ही कर रहे हैं। ये जो इनको लेकर के आए हैं, सम्राट चौधरी को एक कुशवाहा चेहरा लेकर के आए हैं, फिर अभी इनको उपेंद्र कुशवाहा से डील करना है, इनको विजय सिन्हा को मनाना है। अभी इनके भीतर इतना फाइटिंग है कि ये अपने चीजों को ढकने के लिए आक्रामक है। हाँ, बीजेपी इसमें ताकत है, उसके पास उसका आईटी सेल है, उसके पास पैसा है, उसकी सबसे बहुत बड़ी पार्टी है, उसका प्रचार तंत्र नीचे तक है, जिसका मुकाबला करने के लिए विपक्ष के लोगों को, चाहे तो आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे दूसरे लोग हो, तो वो सिस्टम, वो मैकेनिज्म इनके पास नहीं है। बीजेपी के पास बहुत मजबूत मैकेनिज्म है। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा ही सवालों घेरे में है। नहीं, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा ही सवालों घेरे में है। इस पे एक कार्यक्रम रखेंगे, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चुनाव लड़ने के जो खर्चे हैं, जो संसाधन, उस पे रखेंगे। लेकिन अभी जो कंक्लूड करते हैं, और हेमंत भाई जो कह रहे हैं, आप सब जो कह रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि जो अफवाहें चलाई जा रही हैं वो अफवाहें सच नहीं है। और बिहार में नीतीश कुमार, एमएल, लालू प्रसाद यादव, ये जो गठबंधन है ये मजबूत गठबंधन है, और बीजेपी इस किला को भेदने में सफल नहीं होने वाली है। ये एक मजबूत मैसेज है हेमंत भाई, अनिल भाई साहब और नागेंद्र भाई साहब इस प्रोग्राम से। और दोस्तों, हम इस प्रोग्राम में कोशिश भी यही कर रहे हैं कि चाय, चर्चा और चेंज, हम केवल बतकही करने के लिए, चर्चा करने के लिए, बात बनाने के लिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि कुछ कंक्लूडिंग लाइन आए, कुछ निष्कर्ष पे पहुंचे, और एक ठोस जमीन हम आप दर्शकों के सामने रख सके कि ये हालात हैं और ये हालात क्यों हैं। हम उसका विश्लेषण, इतनी देर जो हमने बातें की, हम ये जो हालात है इसका यथार्थ क्यों ऐसा है। तो एक लाइन मैं इसमें जोड़ दूं धनंजय जी, एक लाइन मैं जोड़ देता हूं, वो मैं भूल रहा था। एक लाइन वो यह है कि इस बार जो लोग हैं, जो एक साथ आए हैं, वो बिल्कुल आलोचनात्मक रिश्ता है, यानी कि आलोचनाएं भी हो रही है एक कदम कदम पर। अभी जो नीतीश कुमार की जो किताब का जो विमोचन हुआ, उसमें सुभाषनी अली आई हुई थी, सीपीएम वाली। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि नीतीश कुमार जी, पुस्तकों को जलाने वाले लोगों से लड़ना पड़ेगा आपको,
और क्योंकि वो जो किताब के जो लेखक है उन पर उन्होंने सवाल उठाया था कि आपकी पूरी लेखनी में ये आपका झुकाव आरएसएस की ओर साफ साफ दिख रहा है, आप उसकी सब स्पष्ट शब्दों में आलोचना नहीं कर पा रहे हैं और आप नीतीश कुमार के मित्र हैं। तो उन्होंने कहा तो, और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि जो आलोचनात्मक जो रिश्ता है वो इसको ज्यादा टिकाए रखने के लिए ये मजबूत आधार प्रदान कर रहा है। ये बहुत जरूरी है, सिर्फ भावनात्मक रिश्ता नहीं है कि बीजेपी इसको रोक। सुहासिनी अली ने तमाम ठीक ही समझा है ना, सुहासिनी अली ने जो समझा है वो लेखक वहीं से आते हैं। करेक्ट, ये करेक्ट। ये उन्होंने सही पकड़ा है। तो बड़ी अच्छी रही चर्चा और थोड़ा सा समय हमने ज्यादा ले लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे कोशिश करेंगे। लेकिन हम दर्शकों आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और नागेंद्र भाई साहब, अनिल भाई साहब, हेमंत जी, आप तीनों आए, बहुत बहुत आभार। फिर हम किसी दिन मुलाकात करते हैं। धन्यवाद आप सबका। धनंजय।